नमस्कार, सुनो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कांग्रेस की उस गलती की जिसका भुगतान भारत को दशकों तक करना पड़ा है। यह गलती एक समझौते के रूप में थी जो मिस्र के ऐतिहासिक शर्म उल शेख में हुई थी और यह 2009 में हुई थी। वर्ष 2009 स्थान था मिस्र का पर्यटन स्थल शर्म उल शेख और मौके पर मौजूद थे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी। दोनों नेताओं ने आतंकवाद पर वार्ता की, लेकिन इसी बातचीत में ऐसा एक संयुक्त बयान जारी हुआ जिसकी एक पंक्ति आज 15 साल के बाद भी बहस के केंद्र में है। इस समझौते में भारत ने कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली। कूटनीतिक भाषा में कहें तो भारत ने बलूचिस्तान की आतंकी घटनाओं में भारत की भूमिका को राजनयिक स्तर पर स्वीकार कर लिया, जो भारत की विदेश नीति और पोस्ट 26/11 की नीति के विपरीत थी। इस नीति में हमारा स्टैंड था कि जब तक पाकिस्तान 26/11 के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता उसके साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी। लेकिन शर्म उल शेख में न केवल बातचीत हुई बल्कि साझा बयान भी जारी किया गया और शर्म उल शेख समझौते में आतंक के खिलाफ कार्रवाई को द्विपक्षीय वार्ता से अलग रखा गया। पाकिस्तान को आतंक से अलग रखते हुए बातचीत को जारी रखने पर सहमति जताई गई और भारत को आतंकी देश के साथ कतार में खड़ा कर दिया गया। दरअसल शर्म उल शेख समझौते में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का उल्लेख बलूचिस्तान की आतंकी घटनाओं में भारत की कथित भूमिका को प्रमाणित करने के लिए शातिराना तरीके से किया। इस समझौते के जरिए पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर बलूचिस्तान में भारत के हस्तक्षेप को दुनिया के देशों के सामने राजनयिक तौर पर साबित कर दिया। संयुक्त बयान को पाकिस्तान ने राजनीतिक सहमति के तौर पर प्रस्तुत किया। यह भारत की कूटनीतिक चूक थी। समझौते की भाषा, उसके शब्द के तिलिस्म में पाकिस्तान ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फंसा दिया। इस समझौते के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की काफी आलोचना हुई। कांग्रेस के भीतर के कुछ नेता भी इस समझौते का विरोध किया। बीजेपी ने कांग्रेस और यूपीए सरकार को इसके लिए संसद से लेकर सड़क तक आलोचना की। इस समझौते ने 26/11 के बलिदानियों के परिवार को भी निराशा दी। 26/11 के बाद करीब 5 आतंकी हमले झेल चुका है और 300 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या शर्म उल शेख कांग्रेस की कूटनीतिक भूल थी? क्या इस समझौते ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत पर ही आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाने का मौका दे दिया? क्या यह समझौता राजनीतिक स्तर पर हुई चूक थी या कांग्रेस ने जानबूझकर यह करवाया? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। दो 2009 के शर्म उल शेख का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के प्रश्नों का उत्तर देते हुए विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने इसका उल्लेख किया और कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि जब भारत पर 26/11 का आतंकी हमला होता है तो भारत कार्रवाई करने की बजाय चुप्पी को बेहतर विकल्प समझता है और शांत हो जाता है, पाकिस्तान से समझौते कर लेता है। भारत को आतंकी हमले के बदले शर्म उल शेख मिलता है। वही रक्षा मंत्री ने कहा कि यह समझौता तत्कालीन सरकार की बड़ी भूल थी और इसने देश को रणनीतिक रूप से कमजोर किया। इस समझौते का जिक्र अचानक ही नहीं हो रहा है। इसका जिक्र क्यों हुआ है, इसके लिए जानना जरूरी है कि इस समझौते में क्या आखिर लिखा गया था। दरअसल मिस्र के शहर शर्म उल शेख में 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बीच बैठक हुई थी और बैठक के अंत में एक साझा बयान जारी किया गया, जिसमें लिखा था, प्राइम मिनिस्टर गिलानी मेंशन्ड दैट पाकिस्तान हैड सम इंफॉर्मेशन ऑन थ्रेट इन बलूचिस्तान एंड अदर एरियाज। भारत और पाकिस्तान दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। इस समझौते ने आतंकवाद से पीड़ित देश और आतंकवाद को पोषित करने वाले देश को एक साथ खड़ा कर दिया। समझौते की इस लाइन ने पीड़ित और पीड़क को बराबर का दर्जा दे दिया। इतनी बड़ी बात को उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वीकार कर लिया और साझा बयान पर हस्ताक्षर कर दिया।
इस समझौते में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कूटनीतिक रूप से यह स्वीकार कर लिया कि भारत एक आतंकी देश है जो दूसरे देशों में आतंक फैलाता है। पाकिस्तान हमेशा से भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर बलूचिस्तान में साजिश करने का आरोप लगाता रहा था। इस समझौते के बाद मीडिया से लेकर संसद तक मनमोहन सरकार की कड़ी आलोचना हुई, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर डिप्लोमेटिक रूप से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दुनिया भर में भारत की छवि खराब होने लगी। यह कांग्रेस की विफलता थी या साजिश, यह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज जब भारत डंके की चोट पर अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है? आज भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाता है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करता है, उसके एयरबेस तबाह कर देते हैं, लेकिन कांग्रेस इससे खुश नहीं। कांग्रेस वही सवाल पूछ रही है जो पाकिस्तान पूछ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को नुकसान कितना हुआ, कितने राफेल मार दिए गए, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। आज हमारा देश कांग्रेस द्वारा किए गलत फैसलों के कारण परेशान है। कांग्रेस की गलतियों की एक लंबी फहरिस्त है जिसे जनता को बताना जरूरी है। चाहे वो पीओके छोड़ने वाली बात हो, पाकिस्तान के 95,000 युद्धबंदियों को रिहा कर देने की बात हो, सिंधु जल समझौता हो, शिमला समझौता हो या शर्म एल शेख का समझौता या अक्साई चीन को कब्जा देने की बात हो। अब पूरे देश को कांग्रेस के एक एक कुकर्म की जानकारी हो रही है और देश जागरूक हो रहा है। शर्म एल शेख समझौते में कांग्रेस ने भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाया। आतंक के मुद्दे पर देश का सिर शर्म से झुकाया, जिसका जवाब आज देश कांग्रेस से पूछ रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो शर्म एल शेख समझौते में जो लिखा गया, जो एक शब्द थे, जो एक लाइन थी, उस लाइन का खामियाजा भारत को लंबे समय तक भुगतना पड़ रहा है और कांग्रेस की भूमिका इसमें संदिग्ध थी। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस समय भी उठाए गए थे और आज भी इसका जिक्र हो रहा है 15 साल के बाद भी। क्यों ये चर्चा आज प्रासंगिक है, क्यों आज उसका जिक्र प्रासंगिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूँ। हमारे साथ तनु जी रहेंगी प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर, प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ रहेंगे बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे, सिद्धार्थ दवे जी हैं हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार हैं, और पूजा मिश्रा जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के तौर से। चर्चा की शुरुआत में तनु जी से करना चाहूँगा, कांग्रेस की प्रवक्ता है। तनु, आप इस मसले को जानती होंगी, आज जो शर्म एल शेख का जिक्र हो रहा है और जिस तरीके से उस समय जो पाकिस्तान चाहता था वो समझौते करा लिए और उस समझौते का मसौदा जो था वो मसौदा एक तरीके से जिसका कत्ल हुआ है और जिसने कत्ल किया है, दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया। कांग्रेस की यह रणनीतिक भूल आप मानते हैं या आपको लगता है कि जानबूझकर किसी रणनीति के तहत या किसी साजिश के तहत कांग्रेस ने ऐसा किया था? क्या कांग्रेस को पछतावा है उस समझौते पर? देखिए, मुझे लगता है कि मनमोहन जी शांत, समझदार और कूटनीतिक प्रधानमंत्री थे और उन्होंने उस फैसले को इसलिए लिया क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये आरोप लगाता रहा था भारत पर कि बलूचिस्तान पर भारत आतंकी हमले कर रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि उस वक्त मनमोहन सरकार ने साफ कहा था कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं है हमारे, लेकिन आतंकवादी हमलों के साथ साथ हम इस दरवाजे को खोलकर नहीं रख सकते। तो आज मनमोहन सरकार की जो स्टेटमेंट थी, मनमोहन जी की जो स्टेटमेंट थी, यूपी की सरकार की जो स्टेटमेंट थी, उसको तोड़ मरोड़कर भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है। और इसके पीछे की मंशा सिर्फ एक है कि देश में चुनाव है। जब भी देश में चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी को 26/11 याद आ जाता है, भारतीय जनता पार्टी को जवान और शहीद याद आ जाते हैं। आज आप ये बताइए, पहलगाम हुआ, इतने किलो आरडीएक्स कैसे आया देश के अंदर? इस पर भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी, लेकिन उनको इस बात की जानकारी चाहिए कि 26/11 जो हुआ था उस पर मनमोहन सरकार ने क्या एक्शन लिया था। तो मनमोहन सरकार ने ये एक्शन लिया था कि उस वक्त आप देखिए वहां के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ने देश के इस्तीफा दिया, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस सरकार ने, यूपी सरकार ने सबसे जिम्मेदारी ली, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जिम्मेदारी दी? विदु जी के पास में ने जिम्मेदारी ली। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पीछे छुपना चाहती है, जवानों के पीछे छुप करके राजनीति करती है। मोदी जी का जब मन होता है वो जवानों की ड्रेस पहन लेते हैं और मोदी जी का जब मन होता है वो जवानों पर बात नहीं करते, पहलगांव पर बात नहीं करते, पुलवामा पर बात नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी, मैडम, संसद पे दोनों सदनों में चर्चा हो रही है, अब क्या चाहिए आपको? अब कैसे चर्चा होती है, अब कैसे बातचीत होती है? दोनों सदनों में चर्चा हो रही है, लगातार चर्चा हो रही है, रात में 12 बजे तक चर्चा हो रही है। अब कितना चर्चा चाहिए आपको? सवाल आप लोग पूछ नहीं पा रहे। खैर, आपने जो सवाल उठाए, विदु रावल जी सुन रहे, प्रोफेसर विदु रावल जी जवाब देंगे आपका। विदु जी। मुकेश जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से
सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों से और विदेश मामलों के विशेषज्ञ भी हमारे बीच में हैं, उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक जी बहुत अच्छे से आ रही है जी। देखिए, अभी मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनी। शर्मल शेख पर एक बार उसकी डायसेक्शन करें उससे पहले एक बार कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है उसका जवाब देख लें। उन्होंने कहा देश में चुनाव है। उन्होंने ये भी कहा पहलगाम में आरडीएक्स कहां से आया। उन्होंने ये भी कहा कि जिम्मेदारी ली किसी ने। ये 3 बातें उन्होंने कही। मुझे ऐसा लगा ये वैसे विद्यार्थी का हाल हो गया जैसे कोई विद्यार्थी जो है कोई एक ऐसे पढ़कर चला जाए और सामने प्रश्न पत्र में कोई दूसरा ऐसे आ जाए, वो फिर भी जो है गाय की 4 टांग होती है, गाय की 1 पूंछ होती है, वो वाला काम हो गया। देश में कौन सा चुनाव है मुकेश जी, मुझे तो ध्यान में नहीं है। अगले महीने उससे अगले महीने तक भी कोई चुनाव नहीं, मुझे तो पता नहीं कि अक्टूबर के बाद बिहार में है। अक्टूबर में बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। अक्टूबर में अभी तक तो कुछ नवंबर में आए, पहलगांव में नहीं थे। ठीक है, नवंबर में चुनाव है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव। जी थोड़ी सी शिष्टता रखेंगे इस चर्चा में, थोड़ी शिष्टता रखेंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में। बिल्कुल विद्युत जी, जल्दी से आप अपनी बात पूरी करें क्योंकि राज्यसभा में अमित शाह आ गए हैं जवाब देने के लिए। तनु जी को मुझे लगता है कि राज्यसभा में जी शर्मल, मैं बधाई देता हूं मुकेश जी आपको। ये शर्मल शेख की जो शर्मिंदगी है आपने ये निकाल कर देश के सामने रखी और बताया कितने घिनौने लोग इस देश की सत्ता पर काबिज थे, किस प्रकार के लोग इस देश की सत्ता पर काबिज थे। आपने ये बताया। आपने कहा बिलोचिस्तान की बात, उस पर फिर आते हैं। उसके अलावा जो 2 बातें कही हैं उस पर ध्यान दीजिए। पहली बात उन्होंने कही टॉक्स विल नॉट बी होस्टेज टू टेररिज्म, यानी कि आप आतंकवादी हमला करते रहिए, हम बातचीत करते रहेंगे। और देखिए इन्होंने तो MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी पाकिस्तान को लगातार जो है 26/11 के बाद भी दे के रखा। इसी प्रकार से दूसरी बात इन्होंने जो हुई, उन्होंने आपने बिल्कुल ठीक उठाया, शोषणकर्ता को और शोषित को दोनों को एक जगह रख दिया। मेरे घर में चोरी हुई, मुझे और चोर को साथ बिठा के कह दिया तुम अपना आपस में जो है तुम दोनों बराबर हो। इन्होंने कहा पाकिस्तान और भारत दोनों आतंकवाद से पीड़ित हैं। अरे पाकिस्तान तो स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, पाकिस्तान तो स्रोत करता है टेररिज्म को और दुनिया भर का। पाकिस्तान तो टेरर स्टेट है, उसको कहना कि वो भी भारत की तरह पीड़ित है। भारत के असंख्य बलिदानियों के लिए, भारत के असंख्य मासूमों की जिनकी जान गई कांग्रेस के शासन में, उनके साथ कितना भद्दा मजाक था ये कि उनको मारने वाले को कह दिया कि बिल्कुल सर। एक बार विदु जी मैं एक बार रोक करके एक बार मैं चाहूंगा जी एक बार जरा ऑडियो सुनाई कि राज्यसभा में आज अभी अमित शाह बोल रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को एक बार अमित शाह का ऑडियो भी सुनाएं जी। प्रतिबंधित संगठन है, कुछ ही समय के बाद इनके एक आउटफिट TRF ने जिम्मेदारी ली कि हमने ये निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। मान्यवर, उसी दिन मैं वहां पहुंच गया था। सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग हुई थी और सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग में तय हुआ था कि आप जल्दी से जल्दी इनको पकड़िए, मगर उससे भी जल्दी ये लोग देश छोड़कर पाकिस्तान न भाग जाए इसकी चिंता करिए। इसलिए 100 दिन के बाद भी वो उपलब्ध मिले और मारे गए। मान्यवर, उनके पास से 3 राइफलें बरामद हुई। एक 19M4 कार्बाइन अमेरिकन राइफल है और 2 AK-47 राइफल मिली। जिस दिन पहलगांव में घटना हुई, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया, उस दिन वहां से NIA ने खाली कारतूसों को कब्जे लिया था। इनके मारे जाने के पहले ही वो खाली कारतूसों का फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक प्रकार से इसकी जन्म कुंडली निकाली थी कि कौन सी राइफल से चले हैं। और जब ये मारे गए, इनके पास से भी जो राइफलें मिली, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में चंडीगढ़ में रात को फॉरेंसिक टेस्टिंग कर 100% मिलान हुआ है कि इन्हीं 3 राइफलों का उपयोग किया गया था, जिसमें से 44 कारतूस AK-19M4 के थे और 25 कारतूस AK-47 राइफल के थे।
इसलिए अब कोई बहस भी नहीं बची है, कोई शको सुबह भी नहीं बचा है कि इन्होंने मारा था या नहीं था। एनआईए ने बहुत विगत जांच करी है मान्यवर, लगभग 1055 लोगों के स्टेटमेंट लिए हैं। इसके आधार पर इनके रेखाचित्र भी बनाए गए। उसके बाद ट्रैकिंग करते हुए 2 दिन जिन्होंने इनको आसरा दिया था वो ढोंक के मालिकों को और उनकी वृद्ध माता को भी पूछताछ करी थी। ये जो मृतदेह मिले आतंकवादियों के, उसका परिचय, उसकी शिनाख्त ये तीनों लोगों ने कर ली है। ये तीनों लोगों ने कहा है कि यही आतंकवादी है जो 21 तारीख को हमारे ढोंक में रुके थे और हमसे खाना लेकर गए थे। तो एक और सबूत हमारे पास आ चुका है। चेहरे का मिलान भी कैमरे के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से संतोषजनक रीत से हुआ है। और ये जो असफल ऑपरेशन हुआ मान्यवर, इसलिए मैं सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए के अधिकारी और एफएसएल के विद्वान अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और ये जो ऑपरेशन चला मान्यवर, आईबी द्वारा 22 मई को, मतलब लगभग 1 माह बाद हमें सूचना मिल गई थी कि ये जगह पे टेररिस्ट लोकेट है। उसके बाद आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने और शिनाख्त करी और लगभग 22 जुलाई को इनके लोरा सेट को ट्रैक करने का काम समाप्त हुआ। एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया और फिर एक मीटिंग 4 पैरा, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों के अफसरों की हुई और स्ट्राइक किया गया। तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। कोई इंसिडेंट देखिए मान्यवर, देश भर से मुझे बहुत एसएमएस आए थे, विशेषकर जो मारे गए थे उनके परिजनों का, कि इनके सर में गोली मारिएगा, जब भी मारे तब। तीनों के एनकाउंटर के वक्त तीनों के सर में ही गोली लगा है मान्यवर। ये कोई मान्यवर, आज ये मारे गए 2 दिन पहले, अब बैठे नहीं हैं, चिदंबरम साहब को बैठना चाहिए था। उन्होंने सवेरे मेरे इस्तीफे की मांग के साथ एक प्रश्न उठाया कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर करा। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए कहा कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे, और पाकिस्तानी आतंकवादी थे इसका आपके पास सबूत क्या है? वो पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के जस्टिफिकेशन को चैलेंज कर रहे थे। मैं आज इस सदन के माध्यम से श्री चिदंबरम को पूछना चाहता हूं, आप किसको बचाना चाहते थे? पाकिस्तान को, लश्कर तैयबा को, ये आतंकवादियों को? अरे शर्म नहीं आती मान्यवर? और देखिए महादेव करता है तो क्या करता है। जिस दिन सवाल पूछा उसी दिन ये तीनों आतंकवादी ढेर हो गए, और जवाब तो घटनाक्रम ने दिया। मगर ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पूरी दुनिया के सामने चिदंबरम साहब ने उजागर कर दी। हमारी वोट बैंक के लिए हम पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भी नहीं डरेंगे। हमारी वोट बैंक के लिए लश्कर तोयबा को बचाने से भी हम नहीं डरेंगे, और हमारी वोट बैंक के लिए आतंकवादियों को शेल्टर देते हुए, शाब्दिक शेल्टर देते हुए भी हम नहीं डरेंगे। मान्यवर, ये कांग्रेस की मानसिकता है। और अभी पृथ्वीराज चौहान साहब का इंटरव्यू आ गया, उन्होंने कहा ऑपरेशन का नाम धर्म के आधार पर रखने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी बैठी नहीं है, उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का
युद्ध घोषता, हर हर महादेव। और ये प्रतीक है, ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने का। और मैं आज यहां से चौहान साहब को भी कहना चाहता हूं कि आप क्या नाम रखना चाहते थे, क्या नाम रखना चाहते, उसका जवाब दीजिए। मान्यवर, ये पूरी चीजों को हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से देखते हैं। चौहान साहब का थ्योरी देखे तो आज हमारी सेना के कई सारे हमारी सेना के डिवीजनों का जो नारा है, युद्ध घोष है, कहीं प्रभु रामचंद्र की जय, कहीं जोश बोले सो निहाल, सत श्री अकाल है, कहीं जाट बलवान जय भगवान है, क्या सियावर रामचंद्र की जय है, कहीं पर काली माता की जय है। ये सारे उद्घोष आप नहीं स्वीकारते हो, ये भाजपा ने रखे हुए नहीं है मान्यवर, ये हमारी सेना के जवानों से मन से निकलने वाला ये युद्धघोष, इसको हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और कुछ कोई कहता है कि आज ही क्यों मारे गए। अब देखिए साहब, भाई कितना जिंदा रखना चाहते हो। मैं भी पूछता हूं आज क्यों मारे गए, मैं तो दूसरी सेकंड मार देना चाहता था, मगर इतना सरल नहीं है। जिन ऊंचाइयों पर ये छुपे हैं, जिस प्रकार की निर्जन जगहों पे 22 दिन तक सीआरपीएफ सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस ड्रोन से भेजे हुए खाना खाकर इतनी कठिन परिस्थिति में इनका पीछा कर कर मारा है, और आप मुहूर्त पूछ रहे हो क्योंकि क्यों नहीं मानना है आज? क्योंकि आज राहुल गांधी का भाषण था। इस तरह से नहीं चलता है मान्यवर। पूरे देश की जनता कांग्रेस पार्टी को देख रही है। इनकी प्रायोरिटी देश की सुरक्षा नहीं है, राजनीति है। उनकी प्रायोरिटी आतंकवाद को समाप्त करना नहीं है, अपनी वोट बैंक है। उनकी प्रायोरिटी हमारी सीमा की सुरक्षा नहीं है, उनका सेक्युलर और अपीसमेंट का पॉलिटिक्स है मान्यवर। मगर हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं मान्यवर। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बताना चाहता हूं। 22 अप्रैल को हमला हुआ। 22 अप्रैल को ही मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई। वो विदेश थे। लगभग 2-2:30 बजे के सुमार पे बात हुई। मैं शाम होने से पहले ही श्रीनगर पहुंच गया था। दूसरे दिन सुबह सुरक्षा बैठक उसी रात को कर दूसरे दिन सुबह जहां मृतदेह थे वहां जाकर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गया। मान्यवर, वो मेरे जीवन का ऐसा दिन है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक 6 दिन की शादी, एक बच्ची ने जिसकी शादी को 6 दिन हुए हैं, वो विधवा होकर हमें पूछती थी कब इसका बदला लिया जाएगा। मान्यवर, सब लोग क्षुब्ध थे, ना पानी पिया था, ना चाय पी थी, ना पीने की स्थिति थी। मैं मेरे जीवन में वो दृश्य नहीं भूल। आज भी वो दृश्य आ जाता है तो नींद से खड़ा हो जाए, इस प्रकार की वेदना होती है मान्यवर। ऐसा जघन्य अपराध कभी नहीं हुआ। धर्म के नाम पर पूछकर चुन कर इनके परिजनों के सामने मरे, छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे, वृद्ध मां, उनकी पत्नियां, उनकी बहनें, इस सब के सामने मारा गया। और क्यों मारा गया? क्योंकि वो संदेश देना चाहते थे कि टेररिज्म से मुक्त हम कश्मीर को नहीं होने। मैं आज इस सदन से उनको संदेश देना चाहता हूं, जितना हो सके उतना प्रयास करना। कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होकर रहेगा और होकर रहेगा। ये नरेंद्र मोदी का संकल्प। मान्यवर, 23 अप्रैल को, इसके पहले कल भाषण में कहा, वहां पर आज भी बोले, मैं बैठा था कि 24 अप्रैल को मोदी जी चुनावी सभा करने गए थे। हमारे साथी ने जवाब दिया इनका। परंतु मान्यवर, मैं सदन का रिकॉर्ड क्लियर हो इसलिए मोदी जी वो सभा में क्या बोले थे वो कहना चाहता हूं।
मोदी जी ने 24 अप्रैल को बिहार की जनसभा में जो कहा था वो चुनावी सभा नहीं थी। इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि देश की जनता की भावनाओं को दुनिया के सामने ढंग से रखे। मैं कोट अनकोट उनके भाषण को पढ़ता हूं। मैंने 22 अप्रैल को पहलगांव का यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर हुआ एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार। आतंकवाद के प्रति दृढ़ और कड़ा रुख, आतंकवादियों और इस हमले की साजिश रचने वालों की कल्पना से भी बढ़कर उनको बड़ी सजा दी जाएगी। आतंकियों के बीच बची खुची जितनी भी भूमि है उसको मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। 140 करोड़ भारतीय इस बात के लिए एकजुट है कि आतंक के आकाओं की कमर तोड़ दी जाएगी। भारत हर एक आतंकवादी और उनकी समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा, उनको दंडित करेगा। आतंकवाद कभी भी भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाएगा। न्याय सुनिश्चित करने के हर प्रयास किए जाएंगे। और आज मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उनकी दूरदर्शी। उनका बोला हुआ एक एक शब्द आज सच हुआ है। उन्होंने कहा था आतंकवादियों की बची खुची जमीन मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। साहब, उनके ट्रेनिंग के बाद मिट्टी में मिले हैं, इनके हेडक्वार्टर मिले हैं, उनके लॉन्च पैड भी मिट्टी में मिलकर जमीन दोस्त। उन्होंने कहा कि इनके आकाओं को नहीं छोड़ेंगे। मैं बाद में लिस्ट पढ़ता हूं। इनको भेजने वालों को भी हमारी सेनाओं ने मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने कहा आतंकवादियों को भी नहीं छोड़ेंगे। ऑपरेशन महादेव ने वो तीनों आतंकवादियों को समाप्त कर दिया। मान्यवर, घेर कर। एक प्रकार से मोदी जी ने कहा हुआ वाक्य, हमारी सेना, हमारी वायुसेना, हमारी जल सेना और सभी पैरामिलिट्री फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको अपना कर्म का रास्ता बना दिया और कठोर दंड देने का काम किया है। मान्यवर, 23 अप्रैल को ही एक सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई। सीसीएस की मीटिंग में कठोर संदेश देने का काम न केवल पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, कि भारत की सीमा और भारत की सेना, भारत के नागरिक और भारत की संप्रभुता इसके साथ खिलवाड़ नहीं करते, वरना परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मानव, उन्होंने तय किया सीसीएस की बैठक में 1960 की जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई एक तरफा पाकिस्तान के फायदे वाली सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोक लिया जाए। मान्यवर, ऐतिहासिक फैसला है। हम सब वर्षों से मानते थे कि हिंदू जल संधि एक तरफा है। हमारा पानी 80% वहां नहीं जा सकता। मानिए, और वहां तक कि वहां से गाद निकालने की भी परमिशन, उनकी कैनाल बनाने के पैसे भी भारत ने भेजे। और मान्यवर, ये पानी पर अधिकार है भारत के किसानों। कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली का पीने का पानी अब कुछ ही समय में सिंधु के माध्यम से राजस्थान तक पहुंचेगा। एकीकृत जांच चौकी अटारी की जो चल रही थी उसको हमने बंद कर दिया। सार्क वीजा समाप्त कर दिया। 24 घंटे में सारे पाकिस्तानी नागरिकों को हमने वापस भेजना शुरू कर दिया। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया और दोनों उच्चायोग में स्टाफ को कम करा दिया गया। 55 से घटकर 30 करा दिया। और सीसीएस ने संकल्प लिया कि भेजने वाले और कृत्य करने वाले
दोनों को दंडित किया जाएगा। इसके लिए सेना को खुली छूट देने का काम सीसीएस ने। ये पूछ रहे थे कल क्या हुआ, कैसे हुआ। सीसीएस के फैसले जो है वो मीडिया में आए थे, मगर उनको पढ़ना नहीं है, क्योंकि सारे जो फैसले लिए वो उनके द्वारा किए हुए निर्णयों को रद्द करने के और उनकी नीतियों के खिलाफ जो निर्णय हुए वो है। मान्यवर, 30 अप्रैल को सशस्त्र बलों को ऑपरेशनल फ्रीडम देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया कि रक्षा मंत्रालय और सेना दोनों मिलकर तय करेंगे टारगेट क्या होगा, तरीका क्या होगा, स्थान क्या होगा और समय क्या होगा। और इसको हमारे सेना के जवानों ने इसको बहुत बखूबी निभाया। मान्यवर, मैं तीनों सेनाओं को इस सदन के इस चर्चा में बहुत बहुत सम्मान के साथ साधुवाद देता हूं। 7 मई को रात को 1:04 पर पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा में बताया कम से कम 100 लोग मरे, 100 से ज्यादा मरे मगर कम से कम 100 मरे हैं। और मान्यवर, लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, हमारी सेनाओं ने। और मान्यवर, हमने तुरंत ही उनको सूचना दे दी थी। हमने उनको बताया मरकज सुभानअल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के महमूना जाया कैंप सियालकोट, शारजाल कैंप सियालकोट, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, गुलपुर कैंप कोटली, बरनाल कैंप बिम्बर्ग और अब्बास कैंप कोटली, उसको हमने समाप्त कर दिया है, तोड़ दिया है। और ये हमारे आत्मरक्षा के अधिकारों को उपयोग करते हुए कहा है, हमारी कार्यवाही समाप्त हुई है। मैं बाद में आता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा। पहले तो वो सोचते थे कि कुछ ही नहीं होगा, हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी और कोई नहीं। मानव, हमने तो हमला किया था आतंकवादी अड्डों पर, उनके हेडक्वार्टर पर, उनके संगठनों पर, उनके ट्रेनिंग कैंप पर, उनके लॉन्चिंग पैड पर, और हमारे आतंकवाद के ऊपर ये हमले को पाकिस्तान अपने पर का हमला समझ बैठा। और उन्होंने 8 मई को अपने रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी, हमारे सेना के इंस्टॉलेशन पर मिसाइल शो, ड्रोन फेंके, कोई पहुंच नहीं पाया। मगर नजदीक की सीमा में गोलीबारी से निर्दोष नागरिक जो घूम रहे थे वो हताहत हुए। मान्यवर, फिर भी भारत ने संयम रखा। उन्होंने गुरुद्वारा तोड़ा, हम कुछ नहीं बोले। उन्होंने मंदिर तोड़ा, कुछ नहीं बोले। भारत ने तय कर लिया कि हम इसका जवाब उनकी रक्षा की क्षमता को क्षीण करने के लिए, कम करने के लिए करें। और इसलिए 9 मई को भारत की सेना ने 11 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया, इनके डिफेंस इंस्टॉलेशन और एयरबेस। 8 एयरबेस नूरखान, मुरीद, सरगुर्दा, रफीकी, रहम यार खान, जकोबाबाद, सुक्कुर, भोलारी, 6 रडार सिस्टम, सुक्कुर, लाहौर, आरिफवाला, चुनेन, जकोबाबाद और नयाचौर, और सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल्स की सिस्टम लाहौर और ओकारा की। पाकिस्तान ने हमले के बाद मानव लड़ने की स्थिति में ही नहीं था। ये पूछ रहे हैं किसके कहने पर समाधान हुआ, किसके कहने पर समाधान हुआ। किसी के कहने पर समाधान नहीं हुआ।
पाकिस्तान घुटनों के बल हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि भाई बंद करो। पहले से हमारा मकसद युद्ध का नहीं था, ना पाकिस्तान के अवाम को हम नुकसान करना चाहते थे। मोदी जी ने तुरंत कहा कि अगर पाकिस्तान रोकता है तो रोक लीजिए, और इसको भी राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं। कुछ लोगों ने आशंका की कि कौन मरा वहां। मान्यवर, उनको मालूम नहीं है। उनके समय में जो जघन्य आपराधिक घटनाएं हुई थी, आतंकवादी घटनाएं हुई थी, वो घटना को घटाने वाले आतंकवादी हमें पूछते थे। मुझे तो कई लोगों ने पूछा कि भाई 90 दिन हुए क्या हुआ, 95 दिन हुए क्या हुआ, रोज 5 फोन आते थे। मगर उनके समय में जो बड़ी बड़ी आतंकवादी वारदातें हुई थी, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट से लेकर मुंबई पर हमले की, उसके आरोपी आतंकवादी हमारे ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। मान्यवर, ऑपरेशन हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद का प्रमुख, मौलाना मसूद का बड़ा बहनोई, मुदस्सर खादियान मरकज तैयबा का प्रभारी, मोहम्मद हमजा जमील जैम और ऑपरेटिव मसूद अजहर का भतीजा, मोहम्मद यूनुस अजहर जैसे मोहम्मद का अमीर, मोहम्मद हसन खान जैम ऑपरेटिव, मोहम्मद हसन वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जैम का वास्तविक प्रमुख अब्दुल मलिक, खालिद अबू अक्स और नोमान मलिक, ये सारे इतने घायल हुए हैं कि अब कुछ कर नहीं सकते। मान्यवर, ये जो हमला हुआ वो उन्होंने इनके दिल पर हमला किया है, आतंकवाद के दिल पर पहली बार प्रहार किया। मान्यवर, पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी। एक प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दोनों पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में थी। मेरे जैसे लोग तो मानते हैं कि हमारी भूमि पर ही हमने हमला किया था, क्योंकि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर इस सदन के द्वारा स्वीकारा हुआ संकल्प है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है। मगर पहली बार पाकिस्तान की सरहद में जाकर हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया है और आतंकवादियों के अड्डों को, उनके ट्रेनिंग कैंप को और उनके लॉन्चिंग पैड्स को खत्म करने का काम किया है। मान्यवर, ये चिदंबरम साहब कल भाषण में बोले कि ये नहीं कहा जा सकता कि ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक था। चिदंबरम साहब यहां है नहीं, मगर मैं उनको जवाब देना जरूर चाहता हूं कि चिदंबरम साहब, अगर 65 की लड़ाई निर्णायक थी क्या, तो फिर टेररिज्म क्यों फैला? 71 की लड़ाई निर्णायक थी क्या, तो टेररिज्म क्यों फैला? और अनेक बार जो कार्यवाही हुई वो निर्णायक थी क्या? मान्यवर, जब तक दुश्मन या तो डर नहीं जाता या सुधर नहीं जाता, कभी निर्णायक अंत नहीं आएगा। मान्यवर, इतने सालों तक उनको डराने की, दंडित करने की कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई। क्यों डरेंगे वो? हम तो डोजियर पर डोजियर भेजते रहे, कभी उनको जवाब नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। मान्यवर, सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और ऑपरेशन सिंदूर। खौफ पैदा हो गया है। मुझे मालूम नहीं, मेरे पास सूचना नहीं, रात को भी जब जाते होंगे स्वप्न में हमारी मिसाइल से दिखाई पड़ती होती। ये डर से ही शांति होती है, ये सुधरने वाले लोग नहीं है। मान्यवर, मगर चिदंबरम साहब कहते हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसका सबूत क्या है? चिदंबरम साहब, सबूत तो हमारी एजेंसियों ने ढूंढ लिया। अब आप क्या बोले थे, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? मान्यवर, इनके चिदंबरम जी के कार्यकाल में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं हुई। मान्यवर, बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा?
मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। हारे तो ना। और अब हर रोज कह रहे हैं कि आप हमेशा है नहीं, आप हमेशा नहीं रहेंगे, आप हमेशा का तो मुझे मालूम नहीं साहब। मैं 61 का हुआ हूं। 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। मैं चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, आप वोट डाल दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीने। 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मान्यवर, मैं 2015 में बोला था हमारी उड़ीसा कार्यकारिणी में, भुवनेश्वर कार्यकारिणी में। अब ये 5 साल गिन लो तो 15 तो हो ही गए, और 15 भी हो जाएंगे। मान्यवर, भारतीय सेना के लिए कभी भी इन्होंने तैयारियां नहीं की। चीन के कई जवानों ने चीन की लड़ाई के बाद लिखा, हमारे पास बंदूक छोड़िए, कारतूस छोड़िए, नमक, चीनी और माचिस भी उपलब्ध नहीं थी। घनघोर ठंड में पहनने के लिए हमारे लिए ठंड के कपड़े भी नहीं थे। मान्यवर, आज वही सेना ब्रह्मोस से लैस है। आकाश उनके मिसाइलों को तोड़ देता है मान्यवर, और पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम हमारी सेना आधे घंटे में उसको मलबे में बदल कर रख देती है मान्यवर। ये नरेंद्र मोदी के शासन में, मोदी जी के शासन में 11 साल में परिवर्तन हुआ। गोली नहीं बना पाते थे। मैं बाद में बताता हूं, लाखों करोड़ों का सामान हम बना रहे, विदेश में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी सेना का काफी सारा कई सारी चीजें हमने ब्लैकलिस्ट कर दी, इंपोर्ट नहीं कर सकते। और R&D के लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सेना और पूरे देश को मोदी जी की ये पहल पर, आत्मनिर्भर भारत के गर्व पर, और हमारे सेना के जवानों का हथियार उनको ऐसा देना चाहिए, इस बात की चिंता पर देश और सेना मोदी जी पर गर्व कर सकती है। मान्यवर, हमने जो नमक, चीनी और माचिस नहीं थी, ऐसी सेना से 11 साल में 22 मिनट में ही आतंकवादियों का काम तमाम कर देने वाली, तकनीक से सज्ज, वीर, सटीक इंफॉर्मेशन वाली और बताए हुए लक्ष्यों को पूरा करने वाली सेना का मान्यवर निर्माण किया है। मान्यवर, ये हमला, कल्पना कर लीजिए, कांग्रेस के राज में हुआ होता तो क्या होता। अभी तो भाजपा सरकार है, NDA सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है। तीनों ने क्लीन चिट देने में 100 दिन लगा दिए। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पाकिस्तान को तुरंत क्लीन चिट मिल जाएगा। रक्षा मंत्रालय की जगह विदेश मंत्रालय काम करता। रातों रात जेरॉक्स मशीनों पर डोजियर तैयार होते, डोजियर वहां भेजते थे और फिर चर्चा करते शर्म अल शेख में, और कुछ नहीं करते साहब। और ये हमें सवाल पूछ रहे, कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आतंकवाद के और आज हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसा नेतृत्व है जो ब्रह्मोस मिसाइल्स भेजता है, डोजियर नहीं भेजता है मान्यवर। और नेतृत्व सम्मानीय मोदी। मान्यवर, ये संघर्ष विराम के लिए भी कई सारे कह रहे हैं। मैंने कल सुना रहा, पीओके क्यों नहीं लेंगे, इतना उछल उछल कर बोलते थे। और ये यहां पर काफी विद्वान लोग बैठे हैं, इनको कुछ संसद की मर्यादा, संसद में बात करने का तरीका,
मतलब वास्तविक चीजें बोलने की पद्धति कुछ नहीं सिखाते मान्यवर। मैं आज पूरे देश के सामने बात करना चाहता हूं। मान्यवर, ऑपरेशन सिंदूर युद्ध नहीं था। यूएन चार्टर के अनुच्छेद 51 के चैप्टर 7 के तहत हमने आत्मरक्षा के लिए बल प्रयोग का जो हमारा अधिकार है उसको उपयोग किया था। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो हमला किया, हमारे निहत्थे नागरिकों को मारा और इसके जवाब में आतंकवादियों की पूरी इकोसिस्टम तोड़ने का हमारा अधिकार है। जो विश्व के सभी देशों ने हमारे अधिकारों को स्वीकारा है, वो अधिकार का हमने उपयोग किया था। और जब पाकिस्तान ने ही कहा कि हमें संघर्ष नहीं करना है, तब हमने इसको स्वीकारा। और कहते थे, मैं बाद में बताऊंगा मान्यवर, वो हमें कहने लगे कि भाई क्यों करा, ये ले लेते वो ले लेते। मैं बाद में जब आपके समय में जो घोषित युद्ध हुए, ये तो घोषित युद्ध नहीं था मान्यवर, मगर घोषित युद्ध हुए कांग्रेस के समय में, इसमें आपने क्या किया है वो बाद में मैं मान्यवर बताता हूं। उसके पहले मैं आतंकवाद के परिदृश्य पर, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद का परिदृश्य और देश का परिदृश्य, इस पर बताना चाहते हैं। मान्यवर, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे ज्यादा शासन भी कांग्रेस और उनके साथियों ने देश पर किया है। उनके समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 3 नासूर मिले आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से। पहले कश्मीर का आतंकवाद, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद नक्सलवाद, ये 3 नासूर मिले। और 30 से 40 वर्ष तक ये नासूर भारत की धरती को रक्त रंजित करते रहे। न जाने कितने लाल हमारे सेना के, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, सीआईएसएफ के मारे जाते रहे, शहीद पर शहीद। न जाने कितने निर्दोष किसान, न जाने कितने निर्दोष नागरिक आतंकवाद, इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद की भेंट चढ़े, मगर कुछ नहीं हुआ। आज मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, कश्मीर के उग्रवाद के बारे में बाद में आता हूं। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद दोनों क्षेत्र में हिंसा में 75% की कमी लाने का काम नरेंद्र मोदी। मैं इस पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि आज ये विषय नहीं है, परंतु कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद था वो मैं इस पर जरूर बोलना चाहता हूं। मान्यवर, इसका कारण क्या था? इसके कारण के मूल में जाना चाहिए। जब से कश्मीर का सृजन हुआ, धारा 370 बनाई गई। किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने बनाई। इसका समर्थन और इतने लंबे समय तक किसने चला? कांग्रेस ने चला है। मान्यवर, इसका स्वरूप क्या था? धारा 370 और 35 से क्या कहती? कश्मीर का एक अलग ध्वज होगा, कश्मीर का एक अलग संविधान होगा और 5 अगस्त 2019 तक ये अलग ध्वज और अलग संविधान चलते रहे। हमारी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस धारा 370 के लिए अपना बलिदान देने का काम किया, उनकी हत्या कर दी। और क्या हुआ? इससे हमेशा अलगाववाद को पोषण मिलता रहा कि हम भारत के बाकी राज्यों जैसे नहीं है, हमें कुछ और मिल सकता है, हमारा तो संविधान अलग है, हमारा राष्ट्रध्वज अलग है। तो हर युवाओं को बरगाले, उनको उकसाने का मौका हमने पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर पहले अलगाववाद की बात हुई, फिर आजादी की बात हुई और वो ही आतंकवाद का मूल बना मान्यवर। और इसके बाद धार्मिक कट्टरता बढ़ाने वाले सारे संगठन इनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण चलते रहे मान्यवर। जमायत-ए-इस्लामी, कई सारे संगठन
जो बच्चों में, युवाओं में, किशोरों में धार्मिक कट्टरता पर बढ़ाते रहे, अलगाववाद बढ़ाते रहे, चलने दिया, चलने दिया, चलने दिया। बैन लगाएंगे तो हमारी वोट बैंक नाराज हो जाएगी। मान्यवर, इसके साथ साथ पाकिस्तान ने टेरर ग्रुप बनाए और ये टेरर ग्रुप के प्रवक्ता, इसका नाम है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हर टेरर ग्रुप ने अपना एक ग्रुप, सिविलियन ग्रुप बनाया, इसके साथ चर्चा करते रहे और उनके परिणाम स्वरूप यहां आतंकवाद बढ़ता गया। मान्यवर, मैं आज स्वर्गीय शम्मी कपूर को भी कोट करना चाहता हूं। शम्मी कपूर जी, मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब मिलने आए थे। उन्होंने कहा, अमित भाई, मेरा जब गोल्डन पीरियड था, मेरा साल का 30% टाइम कश्मीर में जाता था, इतना शूटिंग होता था कश्मीर, और मैं वहां के लोगों को मिला हूं। प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी, महिलाएं प्रोग्रेसिव थी, धर्मनिरपेक्ष बात करते थे, सूफी संतों की बात करते थे, वहां पर कश्मीरी पंडित भी मिलते थे। आज मैं देख रहा हूं कि वो बच्चियां पथराव कर रही है। क्या होगा, किसने बिगाड़ा? तब मैं इसके नीचे गया था मान्यवर, तब मालूम पड़ा कि ये जमाते इस्लामी ने पूरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर कब्जा जमा कर रखा था और बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर जहर घोलना शुरू किया। तब जाकर ये स्थिति हुई। मगर कोई भी कभी भी ये कांग्रेस इसके मूल में नहीं गई और मान्यवर धीरे धीरे ये बढ़ता गया। मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि ऐसा नहीं चल सकता और 5 अगस्त 2019 को यही ऐतिहासिक सदन में धारा 370 और 35 को समाप्त किया और उसके बाद शुरू हुआ टेररिज्म को फैलाने वाले, अलगाववाद फैलाने वाले टेररिस्ट और इनकी इकोसिस्टम संपूर्ण सफाई का एक युग शुरू हुआ। मान्यवर, धारा 370 35 से हटाए गए, जीरो टेरर प्लान बना, एरिया डोमिनेशन की योजनाएं बनी, कैपेसिटी बिल्डिंग की योजनाएं बनी, मल्टी लेवल डिप्लॉयमेंट लगाया गया, तकनीक का उपयोग बढ़ाया गया, जेल प्रबंधन बढ़ाया गया, ड्रोन रोधी सिस्टम और गन तैनात किए गए। मान्यवर, हम सब ने देखा, देश की जनता ने देखा, कई आतंकवादी मारे गए, 10-10 हजार के जनाजे निकलते। मान्यवर, हमने कठोर निर्णय लिया, आतंक में लिप्त किसी भी व्यक्ति का जनाजा नहीं निकलेगा, जहां मरेंगे वही दफना दिया। और मान्यवर, इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था, फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने विरोध किया था। आतंकी समर्थन को चून चुनकर नौकरियों से निकाला गया, पासपोर्ट और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हेतु इनको अघोषित किया गया। 75 पाकिस्तानी समर्थक सरकारी कर्मचारियों को ड्यू लीगल प्रोसेस से बर्खास्त करा दिया गया। बार काउंसिल सस्पेंड कर भारत के संविधान को मानने वाली बार काउंसिल प्रस्तावित की गई। यूएपीए अदालतों की स्थापना हुई और लगभग मई 22 से लेकर मई 25 तक 2267 प्रकरण यूएपीए के दर्ज हुए। इनकी पूरी टेरर फाइनेंस की इकोसिस्टम को ध्वंस किया। एनआईए और ईडी ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, कई एसओपी बनाई गई और 347 संपत्तियों को जब्त कर दिया गया। एक और जमाते इस्लामी और ऐसे संगठनों को हमने बंद करने का काम किया और दूसरी ओर मान्यवर इनकी इकोसिस्टम को भी हमने समाप्त कर दिया। मैं आज इस सदन के रिकॉर्ड के लिए बैन किए हुए संगठनों का लिस्ट पढ़ना चाहता हूं। द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ, जिसने घटना करी थी, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, तहरीक उल मुजाहिदीन, जमात उल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, खलिस्तान टाइगर फोर्स, हिब्ज उल तहरीर, जमायत इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, तहरीक हुर्रियत, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुमजी ग्रुप, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपल फ्रंट लीग, जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग, जम्मू कश्मीर
इत्तिदाहुद मुसलमान अवामी एक्शन कमेटी और इसके साथ साथ सिख फॉर जस्टिस और पीएफआई को भी हमने बैन कर दिया। और मान्यवर, परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ 2010 में 10 से 15 की एवरेज ऑर्गेनाइज्ड टॉन पिल्टिंग, हमने भी दृश्य देखे हुए जो समूह कपूर ने चिंता की थी। छोटी छोटी बच्चियां पथराव करती थी। 2564 सालाना होते थे। 2564 पथराव की घटना हुई। 2024 के बाद एक भी घटना नहीं हुई। ऑर्गेनाइज हड़ताल जिसका वो लोग ऐलान करते थे, पाकिस्तान के बैठे हुए हुर्रियत के आका सालाना 132 दिन घाटी बंद रखते थे। 3 साल से एक भी हड़ताल का ऐलान नहीं हुआ है, हिम्मत नहीं है। टॉन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु, 112 नागरिक मारे जाते थे, अब 0 मारे जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्स का इंजर्ड, साल में 6235 सिक्योरिटी फोर्सेस इंजर्ड होती थी, अब 0 हो गई है। मान्यवर, इसके साथ साथ ये पूछ रहे थे, अभी वो शिवसेना की सदस्य भी पूछ रहे, क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? इतनी गहरी जड़ें कांग्रेस ने डाली है, समाप्त होने में बहुत देर लगेगी। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द, परंतु मान्यवर, आंकड़े में कहना चाहता हूं समाप्ति के कगार पर है। आपको पसंद नहीं आएगा मगर समाप्ति के कगार पर है। पहले 2004 से 14 तक कुल घटनाएं 7217 हुई। 7217, 7217, और जून 15 से मई 25 तक 2150, 70% की कमी हो गई है। मानव, आतंकवादी घटनाओं में 70% कमी। नागरिकों की मृत्यु 1770 हुई थी, अब नागरिकों की मृत्यु 357 हुई है। मान्यवर, 80% की कमी। और सिक्योरिटी फोर्सेस 1060 मारे गए थे, अब 542 मारे गए हैं। मान्यवर, 49% की कमी। मान्यवर, इसके साथ साथ